गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंट्रोल ऑफ वोल्टेज एंड रिएक्टिव पावर, यूनिट 6, ई 308। माई सेल्फ प्रशांत सैनी, लेक्चरर जीपीसी अलवर। तो इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि व्हाट आर द मेथड्स ऑफ वोल्टेज कंट्रोल एंड व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन द वोल्टेज एंड रिएक्टिव पावर। तो सबसे पहले बात करते हैं क्यों रिक्वायरमेंट है वोल्टेज कंट्रोल की और रिएक्टिव पावर की। तो for the efficient and reliable operation of power system, control of voltage and reactive power should satisfy the following conditions। ठीक है, तो सबसे पहले बात आती है कि वोल्टेज एट द टर्मिनल ऑफ ऑल द इक्विपमेंट्स इन द सिस्टम इज विद इन द एक्सपेक्टेबल रेंज। कि वोल्टेज अगर हम देखें, ऑल द इक्विपमेंट जो भी हमारे पास इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस हैं, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स हैं, उनके अक्रॉस जो वोल्टेज हमारे पास टर्मिनल पे होती है वो हमारे पास एक विद इन लिमिट होती है। यानी कि अगर मान लीजिए देखें तो हमारे पास वोल्टेज, जैसे मान लीजिए घरों में जो आती है वो आती है हाउस होल्ड में 230 वोल्टेज। ठीक है, 230 से 200 यानी 220 से 240 की इसकी रेंज मानी जाती है। ठीक है, तो एक्सपेक्टेबल लिमिट होती है, यानी एक्सपेक्टेबल लिमिट अगर हम प्रैक्टिकल पर्पस से देखें तो ±6% का वेरिएशन चल सकता है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए इनकी रेंज, अगर वोल्टेज की रेंज अगर बढ़ गई है, वोल्टेज अगर ज़्यादा है या मान लीजिए बहुत कम है, ठीक है, तो इसका सीधा जो इफ़ेक्ट है वो हमारे पास इक्विपमेंट पे पड़ता है। अगर इसका अगर हम देखें, इनका जो वेरिएशन है वो माल फंक्शनिंग ऑफ इक्विपमेंट करता है। यानी कि अगर मान लीजिए अगर वोल्टेज बढ़ गई, तो वोल्टेज अगर मान लीजिए बहुत ज़्यादा बढ़ गई है तो जो इंसुलेशन है, इंसुलेशन डैमेज होने का खतरा रहता है। ठीक है, क्योंकि वोल्टेज इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंसुलेशन, यानी वोल्टेज बढ़ाओगे तो इंसुलेशन भी आपको बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो दूसरा बात है हमारे पास, देखिए सिस्टम स्टेबिलिटी इज एनहांस। सिस्टम स्टेबिलिटी को हमारे पास हमको बढ़ाना पड़ता है। अगर मान लीजिए रिएक्टिव पावर या वोल्टेज अगर एक्सपेक्टेबल लिमिट में नहीं है तो इस जो स्टेबिलिटी है सिस्टम की, पावर सिस्टम की, वो भी क्या होगी, कम होगी। तो स्टेबिलिटी है पावर सिस्टम की हमारे पास हमको बढ़ानी है, ये भी हमारे पास एक क्राइटेरिया है कंट्रोल ऑफ वोल्टेज एंड रिएक्टिव पावर का। ठीक है, उसके बाद में रिएक्टिव पावर इज मिनिमाइज टू रिड्यूस द I²R एंड I²X लॉसेस। ठीक है, तो अगर मान लीजिए रिएक्टिव पावर को कम करेंगे तो जो भी लॉसेस हैं वो क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो मैंने आपको बताया था, पहले ही बता दिया है कि मोस्ट ऑफ द डिवाइसेज ऑपरेटर्स इलेक्ट्रिकल मशीन आर डिजाइन टू वर्क एट ए स्पेसिफाइड वोल्टेज एट द कंज्यूमर एंड। ठीक है, वेरिएशन कॉजेज अनप्रेडिक्टेबल ऑपरेशन और माल फंक्शनिंग। ठीक है, अगर मान लीजिए वेरिएशन हम करते हैं तो जो ऑपरेशन है उसमें पता नहीं लगा पाएंगे कि कैसा ऑपरेशन हो रहा है और माल फंक्शनिंग होगी। ठीक है, तो कितनी वेरिएशन है, ±6% वेरिएशन। वोल्टेज हो तो पावर सिस्टम में भी वेरी विद द चेंज इन द लोड। ठीक है, तो वोल्टेज है पावर सिस्टम में वो वेरी कर सकती है चेंज इन द लोड। यानी कि अगर मान लीजिए लोड को चेंज करते हैं, ठीक है, तो वोल्टेज क्या होगी, चेंज होगी। ठीक है, अगर मान लीजिए लोड को बढ़ा दिया, ठीक है, तो लोड अगर बढ़ाएंगे, ठीक है, तो क्या होगा, लोड को बढ़ाया तो वोल्टेज क्या होगी, कम होगी। ठीक है, और लोड को अगर कम करेंगे, ठीक है, लाइट लोड करेंगे तो वोल्टेज क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका रिलेशनशिप है वोल्टेज का लोड के अक्रॉस। फिर देखिए लोड कौन कौन से हैं जिनमें वोल्टेज का बहुत फ़र्क पड़ता है। तो लाइटनिंग लोड में देखिए लैम्प करेक्टरिस्टिक्स इज़ वेरी सेंसिटिव टू चेंज इन द वोल्टेज। लैम्प की जो करेक्टरिस्टिक्स है वो चेंज होती है अगर हम लाइटनिंग लोड में देखते हैं, अगर चेंज इन वोल्टेज करते हैं। तो इंडक्शन मोटर में देखिए कि अगर मान लीजिए वोल्टेज बढ़ाएंगे तो क्या होगा कि सैचुरेशन हो जाएगा किसका, पोल का। ठीक है, सैचुरेशन अगर पोल का हो जाएगा तो क्या होगा, लॉसेस क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, क्योंकि हाई परमेबिलिटी हो जाती है। ठीक है, फिर उसके बाद में अगर वोल्टेज को कम करते हैं तो हमारे पास क्या होता है, स्टार्टिंग टॉर्क जो होता है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, क्योंकि टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V²। अगर मान लीजिए इंडक्शन मोटर में देखते हैं तो V की वैल्यू अगर कम करते हैं तो टॉर्क भी क्या हो जाता है, बहुत कम हो जाता है। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में वोल्टेज को बढ़ाने पर या वोल्टेज को
वोल्टेज का वेरिएशन ये है कि वोल्टेज को बढ़ाने पे हीटिंग बढ़ जाती है और रेटिंग क्या हो जाती है इसकी, रिड्यूस हो जाती है। अब देखते हैं हम रिलेशनशिप बिटवीन द वोल्टेज एंड द रिएक्टिव पावर। अगर देखते हैं रिलेशनशिप बिटवीन द वोल्टेज एंड रिएक्टिव पावर, तो हम देखिए यहाँ पे एक जनरेटर लगाया हुआ है, ठीक है। जनरेटर क्या सप्लाई करता है, रिएक्टिव पावर सप्लाई करता है। ये हमारे पास लोड है, इंडक्टिव लोड है, आरएल लोड है, ठीक है। और ये हमारे पास ट्रांसमिशन लाइन है जिसका रिएक्टेंस हमारे पास क्या है, एक्सएल। ये वी एस है, वी एस हमारे पास क्या है, सेंडिंग एंड पावर, वी आर इज अ रिसीविंग एंड पावर। यहाँ पे जो हम पावर दे रहे हैं वो अपरेंट पावर क्या है, पी एस प्लस जे क्यू एस। पी एस इज द एक्टिव पावर, क्यू एस इज द रिएक्टिव पावर, इट इज एट द सेंडिंग एंड, ठीक है। इसके बाद में देखिए एस आर इज द रिएक्टिव पावर, सॉरी अपरेंट पावर एट द रिसीविंग एंड, पी आर प्लस जे क्यू आर। पी आर इज द एक्टिव पावर एट द रिसीविंग एंड, क्यू आर इज द रिएक्टिव पावर एट द एक्टिव पावर एट द रिसीविंग एंड एंड क्यू आर इज द रिएक्टिव पावर एट द रिसीविंग एंड, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हमारे पास हमें ऑलरेडी पावर सिस्टम में अगर हम देखते हैं तो पावर सिस्टम में एक्टिव पावर और रिएक्टिव पावर का जो फॉर्मूला होता है वो हमारे पास ध्यान देना है। ये होता है वी एस वी आर अपॉन एक्सएल कोस डेल्टा माइनस वी आर स्क्वायर अपॉन एक्सएल, ठीक है। तो ये हमारे पास फॉर्मूला ध्यान रखने का है, ठीक है। और अगर एक्टिव पावर की बात करते हैं तो क्या आती है, वी एस वी आर अपॉन एक्सएल साइन डेल्टा, ठीक है। दिस इज द एक्टिव पावर। तो एक्टिव पावर जो सप्लाई की जा रही है सिस्टम में वो तो ये है, और रिएक्टिव पावर जो हमारे पास रिसीविंग एंड पर जो हम ले रहे हैं वो क्या है, वी एस वी आर। वी एस इज द सेंडिंग एंड वोल्टेज, वी आर इज द रिसीविंग एंड वोल्टेज, एक्सएल इज द ट्रांस रिएक्टेंस, ठीक है। ट्रांसफर रिएक्टेंस बोलते हैं इसको हम। कोस डेल्टा पावर एंगल है, डेल्टा डेल्टा अगर हम इसमें लें तो डेल्टा क्या हो जाएगा, पावर एंगल। इसके बाद में अब वी आर इज द रिएक्टिव, सॉरी रिसीविंग एंड वोल्टेज, एक्सएल इज द ट्रांसफर रिएक्टेंस। तो इसको आगे हम अगर सोल्व करते हैं तो आगे सोल्व करने के बाद में हमने इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट कर लिया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट कैसे करेंगे, इस वाले पॉइंट को इधर ले जाओ, ठीक है। एक्सएल को इससे मल्टीप्लाई कर दो, एक्सएल कॉमन है यहाँ पे, ठीक है। तो एक्सएल को इससे मल्टीप्लाई कर दिया तो एक्सएल और इस वाले पार्ट को इधर की साइड ले गए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा देखिए, वी आर स्क्वायर, ठीक है। पहले इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, क्यू आर इंटू एक्सएल हो गया, क्यू आर इंटू एक्सएल। तो यहाँ पे ये आ गया है देखिए, और वी आर को इधर की साइड ले गए इस वाली इक्वेशन को, और इसको इधर की साइड ले गए, ठीक है। तो वी आर स्क्वायर माइनस वी एस वी आर कोस डेल्टा प्लस एक्सएल क्यू आर इक्वल टू 0। अब ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमने सोल्व किया है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने पर हमारे पास क्या आया कि वी एस कोस डेल्टा प्लस माइनस वी एस स्क्वायर कोस डेल्टा माइनस 4 एक्सएल क्यू आर डिवाइडेड बाई 4, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, क्या आ गया, ये हमारे पास आ गया है इसके रूट्स आ गए, ठीक है, फॉर एन डेल्टा। अगर हम मान लीजिए हम डेल्टा की वैल्यू को क्या करते हैं, डेल्टा की वैल्यू को हम कर देते हैं 0, ठीक है। तो डेल्टा की वैल्यू को अगर 0 कर देते हैं तो ये आ जाएगा वी आर इक्वल टू वी एस बाई 2 प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ठीक है, वी एस स्क्वायर माइनस 4 एक्सएल क्यू आर डिवाइडेड बाई 4, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आया, इसके रूट्स आ गए वी आर के उस इक्वेशन से। अब ये चीज़ समझने की है, मान लीजिए हमारे पास कोई अगर हम देखें कि ये जो क्यू आर है दिस इज द रिएक्टिव पावर डिमांड, ठीक है, एट द रिसीविंग एंड। अगर रिएक्टिव पावर डिमांड रिसीविंग एंड पर 0 है, ठीक है, रिएक्टिव पावर डिमांड एट द रिसीविंग एंड पर हमारे पास हमने क्या कर दिया, 0 कर दिया। तो यहाँ पे 0 पुट कर दिया, 0 पुट करने के बाद देखिए वी आर इक्वल टू वी एस बाई 2, और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा वी एस बाई 2। तो वी आर इक्वल टू क्या आ जाएगा, वी एस। इसका ये मतलब है कि जितना हम रिएक्टिव पावर डिमांड है ही नहीं लोड की, जितना हम सप्लाई कर रहे हैं उतना ही ये क्या कर रहा है, रिसीव कर रहा है। यानी कि Q1 इज़ द रिएक्टिव पावर रिक्वायरमेंट ऑफ द लोड, यानी कि Q1 क्या है, रिएक्टिव पावर जो कि रिक्वायर्ड की जा रही है लोड के द्वारा, और Q2 है क्या है, जो रिएक्टिव पावर सप्लाइड बाय द सोर्स, यानी कि जो सप्लाइड की जा रही है सोर्स के द्वारा। तो सोर्स ने जितनी पावर सप्लाई करी उतना लोड ने रिसीव कर ली। तो Q1 इक्वल टू Q2 हो गया। Q1 Q2 जो है Q1 माइनस Q2, ठीक है, ये क्या हो जाता है, QR होता है। तो QR इज द नेट रिसीविंग रिएक्टिव पावर। तो नेट रिसीविंग रिएक्टिव पावर Q1 अगर Q2 के बराबर होगा तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और अगर 0 होने के बाद क्या हो जाएगा, वी आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी एस हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, वोल्टेज रेगुलेशन क्या हो जाएगा, इसमें 0 हो जाएगा।
सिमिलरली अगर देखें तो केस 2 में क्यू आर इज ग्रेटर देन जीरो, क्यू आर की वैल्यू अगर ग्रेटर देन जीरो है तो इसका मतलब क्या है कि क्यू वन इज ग्रेटर देन क्यू टू। इसका मतलब क्या है, रिएक्टिव पावर रिक्वायरमेंट बाय द लोड जो है वो है ज़्यादा है, और अगर हम सप्लाई कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। तो अगर सप्लाई कम कर रहे हैं और डिमांड ज़्यादा है लोड की, तो क्यू वन इज इक्वल टू क्यू टू हो जाएगा, और क्यू आर इज़ ग्रेटर देन जीरो। अब क्यू आर अगर इसमें ग्रेटर देन जीरो है तो वी आर इज़ लेस देन वी एस होगा। ठीक है, वी आर की वैल्यू हमेशा कम होगी, किससे, वी एस से। तो इसमें क्या हो जाएगा कि रिसीविंग एंड वोल्टेज क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी सेंडिंग एंड वोल्टेज से। ये कब अगर होता है, जब पीक लोड टाइम पे, यानी लोड अगर हम बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा, वी आर रिसीविंग एंड वोल्टेज क्या हो जाएगी, सेंडिंग एंड से कम हो जाएगी। थर्ड अगर हम देखें तो क्यू आर इज नेगेटिव, क्यू आर की वैल्यू अगर नेगेटिव है, इसका क्या मतलब है, क्यू वन इज लेस देन क्यू टू। क्या मतलब है कि सप्लाई तो ज़्यादा कर रहे हैं हम, ठीक है, क्यू टू ज़्यादा सप्लाई कर रहे हैं, और हमारे पास जो रिएक्टिव पावर रिक्वायरमेंट है लोड की वो क्या है, कम है। तो अगर कम है तो इसका मतलब क्या है, वी आर इज़ ग्रेटर देन वी एस। वी आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, वी एस से बड़ी हो जाएगी, और वी एस से बड़ी हो जाएगी तो इसका मतलब क्या है कि वोल्टेज रेगुलेशन क्या है, नेगेटिव। तो इसका मतलब क्या है, वोल्टेज रेगुलेशन नेगेटिव। दिस अगर एट द ऑफ लोड टाइम, ये हमारे पास कब अगर होता है, ऑफ लोड टाइम पे। ठीक है, तो ये चीज़ समझने की है। इसके बाद में देखिए व्हाट आर द मेथड्स ऑफ वोल्टेज कंट्रोल। अब इनको देखिए, वी आर की वैल्यू कम हो रही है, ठीक है, इसमें वी आर की वैल्यू क्या है, बढ़ रही है। अब हमको क्या करना है कि वी आर की वैल्यू किसके बराबर करनी है, वी एस के बराबर करनी है। इसमें वी आर की वैल्यू किसके बराबर करनी है, वी एस के बराबर करनी है। तो ये हमारे पास क्या है, वी आर को वी एस के बराबर करने के लिए हम मेथड्स यूज करते हैं, मेथड्स ऑफ वोल्टेज कंट्रोल। ठीक है, तो व्हाट आर द दीज मेथड्स। सबसे पहले मेथड से देखिए हमारे पास वोल्टेज कंट्रोल बाय द टेप चेंजिंग ट्रांसफार्मर। तो टेप चेंजिंग ट्रांसफार्मर में हमारे पास दो है, ऑफ एंड ऑफ लोड टेप चेंजर, और क्या हो जाएगा, ऑन लोड टेप चेंजर। दूसरा है वोल्टेज कंट्रोल बाय द शंट कंपनसेशन, जिसमें हमारे पास शंट रिएक्टर आएगा और एक क्या आएगा, शंट कैपेसिटर आ जाएगा। वोल्टेज कंपनसेशन बाय द सीरीज कैपेसिटर, ये सीरीज कंपनसेशन बोलते हैं इसको। वोल्टेज कंट्रोल बाय द सिंक्रोनस कंडेंसर। ठीक है, इसके बाद में वोल्टेज कंट्रोल बाय द ऑटो ट्रांसफार्मर टेप चेंजिंग, और एक वोल्टेज कंट्रोल बाय द बूस्टर ट्रांसफार्मर। तो दीज आर द मेथड्स ऑफ द वोल्टेज कंट्रोल। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे इनके डिटेल में, कि सबसे पहले हम पढ़ेंगे वोल्टेज कंट्रोल बाय द टेप चेंजिंग ट्रांसफार्मर। थैंक यू।